देखो इसमें दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। सबसे पहले तो इसमें दिया है कि कोई समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर भी होगी और साथ में समांतर भी होगी। ठीक है, वैसे ही ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर भी होगी और बराबर भी होगी, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया है। आगे इसमें दिया है, देखिए आकृति 8.31, जो कि आपको इस वाली आकृति में दिख रहा होगा, ये आकृति 8.31 है। ठीक है, देखो इसमें हमें क्या दर्शाना है कि दर्शाइए कि रेखाखंड ए एफ कौन सा है, ये वाला है। और ई सी कौन सा है, ई और सी ये वाला। विकर्ण बी डी, देखो विकर्ण बी डी ये वाला है। विकर्ण बी डी को सम त्रिभाजित करते हैं। सम त्रिभाजित का मतलब देखो, सम का मतलब होगा समान, त्रि का मतलब होगा तीन, भाजित का मतलब होगा भाग। मतलब ये जो विकर्ण बी डी है इसके तीन बराबर टुकड़े होते हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है। तो ये तीनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब मुझे ये शो करके दिखाना है कि जो डी पी है वो बराबर हो जाएगा पी क्यू के, वो बराबर हो जाएगा क्यू बी के। अब देखो कैसे हम शो करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो हमें प्रश्न में जो चीज़ दी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो हमें ये दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और साथ में ये दिया है कि ए और एफ क्रमशः ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, कि जो बिंदु ई है, देखो बिंदु ई कहाँ पे है, बिंदु ई ये है और बिंदु एफ ये है। तो इन दोनों के मध्य बिंदु होने का मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, वैसे ही ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं। ये हमें प्रश्न में दिया है। तो इसका मतलब देखो सबसे पहले तो ये दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो डी सी होगा वो समांतर होगा ए बी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी ना। तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी और साथ में जो ए बी है वो बराबर भी हो जाएगा डी सी के। तो ये तो हमें प्रश्न में दिया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो अगर मैं इन सब का आधा कर दूँ, जैसे अगर मैं इसका आधा करता हूँ तो यहाँ पे भी आधा करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाफ डी सी। यहाँ पे ये समांतर होगा हाफ ए बी के। ठीक है, सेम टू सेम अगर मैं इसका भी आधा करता हूँ तो यहाँ पे भी इसका आधा करना होगा। ठीक है, देखो किसी भी संख्या से हम जोड़ सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। केवल ये देखना कि इससे ये कटेगा तो मेन संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो अगर इससे ये काटते हैं तो ये आएगा, वैसे इससे ये काटेंगे तो यही चीज़ आएगी। अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हाफ डी सी, मतलब डी सी का आधा कितना होगा। जैसे ये मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है ना, तो ये पूरी मान लीजिए डी सी भुजा 10 है, तो आधा होने का मतलब 5 ही होगा, 5 ही होगा। तो इसका आधा हो गया ना, तो डी सी का आधा कौन सा है, डी सी का आधा मैं ये वाला ले सकता हूँ क्या, क्योंकि टोटल 10 है, अगर मैंने उसका आधा कर दिया तो 5 हो जाएगा। तो 5 में इसको ले सकता हूँ, या इसको भी लिया जा सकता है, बट अभी इसको लेने में हमारा फ़ायदा है, तो इसके बदले मैं यहाँ पे एफ सी लिख दूँगा। ये समांतर हो जाएगा हाफ और ए बी। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे ये वाली भुजा लेने में फ़ायदा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। तो अगर ये पूरा मान लीजिए 20 है, ये पूरा 20 है, तो 10 ये होगा, 10 ये वाला होगा। तो 10 ये वाला होगा, मतलब इसका आधा है। तो सेम टू सेम हाफ ए बी की जगह पे मैं यहाँ पे ए ई ले सकता हूँ। ठीक है, अब सेम टू सेम यहाँ पे भी लेंगे, इसके बदले एफ सी ले लिया और इसके बदले ए ई ले लिया, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा हमारा, देखो एफ सी समांतर होगा ए ई के। जो एफ सी है, ये वाली जो भुजा है वो समांतर होगी इस वाली भुजा के, और साथ में एफ सी बराबर ए ई के। तो देखो ये दोनों समांतर भी होगी, बराबर भी होगी। तो आपने पढ़ी होगी ना कि कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर भी हैं, समांतर भी हैं, तो इसका मतलब अगर मैं वहाँ से एक चतुर्भुज इस प्रकार से बनाऊँ तो वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इसीलिए जो ए ई सी एफ है, ए ई सी एफ है, वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखो अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो बराबर होंगी और साथ में ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, जो कि आपको पता ही होगा समांतर भुजा में आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा हमारा, ये हमने ये इसीलिए शो करके दिखाया कि अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, यहाँ पे त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए पी और बी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी में, ए पी और बी में। अब देखो इसमें सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली भुजा आ रही है। पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए पी बी ये वाला त्रिभुज है, इसमें आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ये वाली भुजा आ रही है। तो ये वाली भुजा देखो यहाँ पे
इसका मध्य बिंदु है ना, ई इसका मध्य बिंदु है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर हैं। और साथ में हमने यहाँ पे ये निकाला कि ये वाली भुजा के समांतर है, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी तो आपस में समांतर होंगी। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ, देखो इस त्रिभुज में इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु ये है और इस मध्य बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा इस त्रिभुज के दूसरे जो भुजा है इसको काट रही है, और साथ में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर हैं। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मध्य बिंदु प्रमेय का विपरीत है या विलोम है, उससे ये कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू बी के। अब क्यों बराबर होगा, यहाँ पे इसका रीज़न मैंने दे दिया। तो सबसे पहले जो बिंदु ई है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ये यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ई ए बी का मध्य बिंदु है, जो कि आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखो ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, जो ए पी है वो समांतर है ए क्यू के। अब क्यों समांतर है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा ना कि यहाँ पे ये पूरा जो चतुर्भुज था ये समांतर चतुर्भुज है, और ये पूरी इसकी एक भुजा है। तो अगर ये समांतर होगी तो ये वाली भुजाएं भी तो समांतर होंगी, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। अब इसीलिए अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, ये इसका मध्य बिंदु है, तो अगर इस वाली बिंदु से इसके मध्य बिंदु के से मतलब इस वाली रेखा और इसके समांतर अगर मैं ऐसी रेखा डाल दूँ, तो ये जो तीसरी भुजा है इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो पी क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा क्यू बी के, या बी क्यू यहाँ पे लिख देना। अब क्यों बराबर होगा, क्योंकि इसको कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पे लिख देंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये है। तो यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो ये दोनों हमने बराबर शो करके दिखा दिए, पहली चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ सेम टू सेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला। अब इस त्रिभुज का नाम दे दो बी सी और डी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम यही चीज़ होगी। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो भुजा है, इस वाली त्रिभुज की ये वाली जो भुजा है इसका मध्य बिंदु ये वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो बिंदु F है वो DC का मध्य बिंदु है, जो कि हमें प्रश्न में पहले से ही दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि अगर ये मध्य बिंदु हो गया और साथ में ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर होगी, क्योंकि ये पूरा जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है, और उसकी ये मतलब आधी भुजा ये है, आधी भुजा ये है, तो ये दोनों भी तो आपस में समांतर होंगी ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हमने लिखा है, जो PF है वो समांतर हो जाएगा QC के। अब देखो इस त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा कि एक भुजा तो ये वाली है, इसका मध्य बिंदु ये वाला है। अब इससे होकर ये वाली भुजा जा रही है, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा ये गलत लिख दिया, यहाँ पे हो जाएगा DQC, ये वाला त्रिभुज यहाँ पे होना था, यहाँ पे लिखना था हमने DQ और C, क्योंकि अभी केवल इससे हमें मतलब है ना, इस वाले त्रिभुज से मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, देखो A वाला त्रिभुज की बात कर रहे थे हम, ये वाला। तो यहाँ पे देखो इसमें लिखेंगे D Q और C, ये वाले त्रिभुज में आपको दिख रहा होगा। इसमें भी सेम टू सेम यही है ना, ये वाली भुजा इसका मध्य बिंदु आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे बिंदु F जो है वो DC का मध्य बिंदु है, और साथ में आपको दिख रही होगी कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है, क्योंकि ये पूरा जो चतुर्भुज था ये समांतर चतुर्भुज था। तो ये हमने यहाँ पे ये करके दिखा दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इसके समांतर है, और साथ में ये वाला जो बिंदु है ये इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ से एक रेखा होकर जा रही है, तो ये इसको भी दो बराबर भागों में बांटेगी ना, जो कि हमने यहाँ पे भी किया है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसीलिए जो DP है वो बराबर हो जाएगा PQ के। अब क्यों बराबर होगा, यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। तो इसको मान लो इक्वेशन 2। अब देखो अगर मैं समीकरण 1 और 2 को मिला दूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से क्या क्या चीज़ें हमारे पास हो रही है। समीकरण 1 में हमें दिया है जो PQ है वो बराबर है QB के, ठीक है, और यहाँ पे दिया है जो PQ है वो बराबर है DP के। तो PQ बराबर हो जाएगा DP के। तो आपको दिख रहा होगा कि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी ना। देखो कौन कौन सी भुजाएं हैं ये। पहली भुजा तो हमें दिख रही है DP कौन सी भुजा है, आपको दिख रही होगी DP ये वाली भुजा है। पहले मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से मिटा देता हूँ। अब यहाँ पे दिखेगी, देखो DP कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। PQ कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। और QB कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो ये तीनों आपस में बराबर होगी, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यही हमें शो करके दिखाना था, जो हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर भी अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।